अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माई सेल्फ उमर खान, आप देख रहे हैं इन्फोहॉलिक्स। सो लास्ट वीडियो थी जो जनरल नॉलेज की BPS 5 to 15 की, वो हमने छोड़ी थी 100th MCQs के ऊपर। लेट मी शो यू हेयर। थोड़ा सा मुझे पीछे आना पड़ेगा। ओके, किधर है? एक मिनट। ओके सॉरी, आगे आना पड़ेगा जी। तो मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ। ये 97th MCQs था हमारा। यप, दिस वन इज़ द 100। ठीक है, तो हमने इसके बाद ये अल्फ्रेड नोबेल से रिलेटेड जो MCQs था ये छोड़ा था। अब हम यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं 101 से लेके, और फिर ये 150 MCQs तक ये हमारी थर्ड वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे कुछ बहुत अच्छे से मोस्ट कॉमन 150 MCQs जो हैं वो हो जाएंगे। सो आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम द करंट स्लाइड। ऑलराइट, सो हियर वी गो। अब आपके सामने जो 101th MCQs है वो ये है। हेड क्वार्टर ऑफ सार्क इज़ इन। सार्क का हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? सार्क बेसिकली एक एसोसिएशन है साउथ एशियन कंट्रीज़ की। तो इट्स ए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, सार्क जो है वो। ठीक है, अब इसमें कुछ 7 से 8 ममालिक हैं। आई थिंक 7 या 8 कंट्रीज़ हैं सार्क में। इनका हेड क्वार्टर कहाँ है? नेपाल, भूटान, इंडिया या श्रीलंका? ऑलराइट, द राइट आंसर इज़ नेपाल। ठीक है, नेपाल, खटमंडू। खटमंडू इनका कैपिटल भी है। तो ये सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। अब ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने जो है अपने मकासद के लिए एक दूसरे से एक कॉपरेशन की हुई है कि भाई हम जो है वो तिजारत करेंगे एक साथ, और हम ये करेंगे और वो करेंगे। सही है, मुआहदे करेंगे। तो ये साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं इसमें आप देख सकते हैं मालदीव्स भी शामिल है। ठीक है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो खटमंडू में। कभी कभी इसकी एब्रीवेशन भी पूछ ली जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, लार्जेस्ट लैंडलॉक सी। अब एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है जिसको चारों तरफ से जो है वो ज़मीन ने घेरा हुआ है। लैंड लॉक का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ऐसा समंदर है, ये इतनी बड़ी बॉडी है कि इसको सी का नाम दे दिया गया है। कुछ लोग इसको लेक भी बोलते हैं वैसे, लेकिन ये इतनी बड़ी वाटर बॉडी है कि इसको सी कहते हैं मोस्टली। और इसको लैंड लॉक हुआ है, चारों तरफ से ज़मीन ने घेरा हुआ है। तो कौन सी वो लार्जेस्ट लैंड लॉक सी है? कैस्पियन सी, रेड सी, डेड सी या अरेबियन सी? यस, एंड द राइट आंसर इज कैस्पियन सी। ओके, नाउ दिस कैस्पियन सी, आप यहाँ पर देखें अगर, तो ये एक बहुत बड़ी सी वाटर बॉडी है। ठीक है, और इसके चारों तरफ ज़मीन है। इट्स कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड। ओके, एक तरफ तुर्कमानिस्तान है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ आज़रबाईजान है, दूसरी तरफ काज़ाकिस्तान है। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली लैंड लॉक है। दैट्स वाई इट कॉल्ड लैंड लॉक सी। सी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है। और ये कैस्पियन सी की ओरिजिनल पिक्चर है, ये कहीं लग रही होगी है इन्हीं साहिलों में से किसी पे। तो ये वहाँ की तस्वीर मैंने मेंशन की हुई। सो दैट्स द लार्जेस्ट लैंड लॉक सी। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी कंट्रीज डज साउथ ईस्ट एशिया हैज़? ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया यानी जो एशिया का ईस्ट पड़ रहा होता है। तो भाई एशिया का ईस्ट क्या है? अगर हम पाकिस्तान से देखें तो एशिया का ईस्ट लगेगा इंडिया, बांग्लादेश, और फिर उससे भी आगे चले जाएं आप। ठीक है, मलेशिया। अब साउथ की तरफ थोड़े और नीचे चले जाएंगे तो फिर ये कंट्रीज़ आ जाएंगी। मलेशिया आ जाएगा, इंडोनेशिया, वियतनाम, बर्मा, ब्रुनाई दारुस्सलाम। इस तरह से ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। तो इनसे आपका नंबर पूछा जा रहा है कि कंट्रीज़ कितनी हैं। थाईलैंड भी आता है इसमें, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। 13, 12, 11 या 10? एंड द राइट आंसर इज़ 11 कंट्रीज़। तो ये कुछ 11 कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कहते हैं। लेट मी इसको अगर ये जूम हो जाए, या ये थोड़ी सी जूम हो गई। हाँ, अब आप देखें अगर, तो ये सारी कंट्रीज़ देखें, बर्मा आ गया इसमें, लाओस आ गया, थाईलैंड आ गया, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है, ब्रुनाई दारुस्सलाम, मलेशिया, फ़िलिपीन इज़ ऑल्सो देयर, ताइवान इज़ देयर। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं ये। ठीक हो गया, तो ये साउथ, एक मिनट, ये थोड़ा सा जूम आउट होने में प्रॉब्लम करेगा, नहीं करेगा? ओके, हो गया। ठीक है, सो दीज आर दी 11 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। द नेक्स्ट वन, विच कंट्री नोन एज द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप? कौन सी इनमें से ऐसी कंट्री है जिसको यूरोप का प्ले ग्राउंड कहा जाता है? बेल्जियम, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया या स्विट्ज़रलैंड? ओके, द राइट आंसर इज स्विट्ज़रलैंड। बहुत खूबसूरत सी जगह है, और इसको
प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। इसके पीछे कोई हिस्ट्री होगी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट हिस्ट्री वाई दे टर्म्ड एज द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, बट दैट्स द स्विट्ज़रलैंड। ओके, नेक्स्ट वन इज़ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट्स विद। ठीक है, अब आपके सामने 4 किस्म की जो है डिफरेंट मशीन्स हैं। आप बताएं कि इनमें से कौन सी है जिसको कहते हैं कि इसकी बुनियाद, इसकी वजह से कंप्यूटर जो है वो इन्वेंट यानी या सोचा गया कि कंप्यूटर को इन्वेंट किया जाए। नेपियर बोन्स, एबैकस, कैलकुलेटर, एनालिटिकल इंजन। सो द राइट आंसर इज़ एबैकस। यस, इट्स एबैकस। ये एक कैलकुलेटिंग मशीन जो कि चाइनीज़ यूज़ करते थे, और यहीं से कुछ आइडिया आया कि होते होते आइडियाज़ डेवलप होते गए, गैदर होते गए, फिर नेपियर बोन्स, कैलकुलेटर, और फिर डिजिटल कैलकुलेटर, और फिर यू नो द फर्स्ट पर्सनलाइज कंप्यूटर, और इस तरह से चीज़ें बनती गई। सो बेसिकली दिस एबैकस इज़ द फोर फादर ऑफ अ कंप्यूटर, या आप कह लें कि जो सवाल है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो है वो एबैकस से ही स्टार्ट हुई थी। एंड राइट, नेक्स्ट वन इज़ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा एंड कन्वर्ट्स इनटू। अब कंप्यूटर जो है वो डेटा को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद क्या चीज़ आपको देता है, यानी आप कुछ ना कुछ उसको डेटा दोगे कंप्यूटर को। लाइक मैं भी अभी जो है वो डेटा दे रहा हूँ कुछ ना कुछ कंप्यूटर को, तो ये प्रोसेस करके मुझे क्या दे रहा है, थ्योरी दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हाइपोथेसिस दे रहा है, या ऑब्जर्वेशन दे रहा है। सो द राइट आंसर इज़ इन्फॉर्मेशन। यस, ऑब्वियसली कंप्यूटर को आप जो भी डेटा देंगे, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस से दें, आउटपुट डिवाइसेस से दें, इसका जो CPU है इसको प्रोसेस करके ख़ास किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको आउटपुट की फॉर्म में दे देगा। सही है, तो वो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन ही होती है। तो डेटा को वो प्रोसेस करता है और इन्फॉर्मेशन हमें दे देता है। दैट्स द कोर पर्पस ऑफ इन्वेंटिंग कंप्यूटर। ओके, मूव ऑन। लैंड ऑफ लिलीज इज़ नोन एज। ठीक है, लैंड ऑफ लिलीज, वाओ। लैंड ऑफ लिलीज इज़ नोन एज, कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ लिलीज कहते हैं? कनाडा, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड या पुर्तगाल? यस, एंड द राइट आंसर इज़ कनाडा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिलीज़ होते हैं, लैंड ऑफ लिलीज़। और ये आपको दिख रहा है मेपल ट्री का जो लीफ है ये। ठीक है, तो ये ख़ास कनाडा जो है इसके फ्लैग पर ही होता है ये। सो कनाडा इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ नहीं, लैंड ऑफ मेपल, क्या सॉरी ये क्या था, लैंड ऑफ लिलीज़। और कनाडा जो है इसको हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लेक्स, जो नदियाँ हैं, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लेक्स वो भी कनाडा में ही है। ठीक है, ऑलराइट। आगे, इन विच रीजन बरमूदा ट्रायंगल इज़ लोकेटेड। ठीक हो गया, बरमूदा ट्रायंगल जो है वो एक बड़ी मिस्टीरियस सी बॉडी है। बरमूदा ट्रायंगल ये कहाँ पे लोकेटेड है, यानी चलें इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले तो हम ये क्वेश्चन ही समझ लें कि इन विच रीजन बरमूदा ट्रायंगल इज़ लोकेटेड। अटलांटिक ओशन में है, इंडियन ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है, या आर्कटिक ओशन में है? सो द राइट आंसर इज़ अटलांटिक रीजन, यानी अटलांटिक ओशन जो है वहाँ पर ये एक ख़ास किस्म का सा जो है वो एरिया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये अटलांटिक ओशन है, और ये अटलांटिक ओशन जो है ये US के आसपास जो लग रहा होता है। ठीक है, ये US से है। USA कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है, तो नॉर्थ अमेरिका की साइड अटलांटिक ओशन लग रहा है। अभी आपको ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा, ये बरमूदा आइलैंड्स हैं। बरमूदा आइलैंड से लेके ये पोर्टो रिको, और यहाँ से लेके मियामी जो कि US में है। ये जो पूरा पोर्शन है ये बड़ा मिस्टीरियस सा पोर्शन है, और कहा जाता है कि यहाँ से अगर कोई आसपास से कोई शिप जा रही है तो ये उसको अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। वो शिप कभी मिली नहीं। ऊपर से अगर कोई हवाई जहाज़ जा रहा है तो ये उसको खींच लेता है कि वो हवाई जहाज़ कभी नहीं मिला। सो इट्स काइंड ऑफ अ मिस्टीरियस थिंग। इसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं। ऑल इन ऑल बात यह है कि ये अटलांटिक रीजन के अंदर है, बरमूदा ट्रायंगल। सो लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट, विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन? ग्रीनलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड या नॉर्वे? सो द लैंड ऑफ मिडनाइट सन इज नॉर्वे। ओके, लैंड ऑफ मिडनाइट सन इज नॉर्वे। ये रट्टे लगा लिएगा, बहुत सारी लैंड्स के बारे में ऑप्शन जो है ना वो सवाल आते हैं। लैंड ऑफ 1000 लेक्स, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट्स भूटान को कहते हैं। ठीक है ना, लैंड ऑफ लिलीज अभी हम पढ़ के आए। तो लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड पीछे हम पढ़ के आए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मोस्ट कॉमन मैंने आपके सामने रख दी हैं। लैंड ऑफ मिडनाइट सन इज़ नॉर्वे। ऑलराइट, द सिटी दैट इज़ कॉल्ड द गेटवे ऑफ मिडिल ईस्ट। यस, ये सवाल भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में आया है काफ़ी बार। द सिटी दैट इज़ कॉल्ड द गेटवे ऑफ मिडिल ईस्ट,
वो कौन सा सिटी है जो कि दरवाज़ा है मिडिल ईस्ट में घुसने का, ठीक है। तो जॉर्डन, और ये मैं तेहरान लिख रहा था, ये थीरान हो गया, इट्स अ तेहरान, राइट। तेहरान जो है वो ईरान का कैपिटल। बैरूत या ढाका, जॉर्डन, तेहरान, बैरूत या ढाका। द राइट आंसर इज़ बैरूत, ठीक है। बैरूत जो है वो लेबनान का कैपिटल है, और इसको कंसीडर किया जा, इसकी लोकेशन कुछ इस तरह से है कि ये मिडिल ईस्ट का रास्ता दे रहा होता है। सो इट्स एक्चुअली द गेटवे ऑफ मिडिल ईस्ट, व्हाट, बैरूत। और ये लेबनान का कैपिटल है। लेबनान के झंडे पे इस तरह से ट्री बना हुआ होता है। आगे चलते हैं। द कैपिटल ऑफ सेनेगाल, सेनेगाल एक मुल्क है, अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से वेस्ट में है अफ्रीका के। तो सेनेगाल जो है उसका कैपिटल क्या है भाई? मैनीला, दबूची, बैरूत और डकार। सो द राइट आंसर इज डकार। द नेम इज़ क्वाइट फ़नी, डकार, तो आपको शायद डकार से याद रहे, ठीक है। ये सेनेगाल का कैपिटल है, और ये यस इट्स अ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, ये अफ्रीका है और इसके वेस्ट में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये सेनेगाल है। तो ये कुछ थोड़ा सा रिपीटेटिव क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ऐड किया। कैपिटल ऑफ, आपको वैसे बहुत सारी कंट्रीज़ के कैपिटल्स वैसे भी याद होने चाहिए, कोई भी कभी भी पूछ ले, ये थोड़ा सा रिपीट हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया। नेक्स्ट वन, विच वन इज़ द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये 3-4 गल्फ दी हुए हैं, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ जिब्राल्टा और गल्फ ऑफ गुइनी। द राइट आंसर इज़ गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। गल्फ एक ख़ास एरिया होता है जो कि काफ़ी हद तक लैंड से कवर्ड होता है, और कुछ एरिया उसका जो है माउथ की तरह ओपन होता है, ये गल्फ्स होती हैं, ठीक है ना। तो एक तरफ थोड़ा लार्ज वाटर पोर्शन होता है, एक तरफ थोड़ा सा जो है वो, या इसको 2-3 तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि एक छोटी बॉडी एक बड़ी बॉडी में मिल रही होती है एक ख़ास रूट के ज़रिए, थोड़े से स्पेस के ज़रिए, तो उसको भी गल्फ़ कहते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, इस तरह की जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, वो गल्फ़ कहलाती हैं। और सबसे बड़ी दुनिया में कहाँ पे? गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है। अगर आपको अभी 2-3 पिक्चर्स पहले याद हो तो बर्मुदा ट्रायंगल हम पढ़ रहे थे, उसमें यही था कि गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, और इसके साथ यहाँ क्यूबा की इधर जमैका की तरफ पोर्टरिको, यहाँ पर जो था फ्लोरिडा के इधर मियामी, और इधर बर्मुदा, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा था ऐसे करके, ठीक है। और यहीं पर है वो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ़ है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ टॉम्ब ऑफ बादशाह बाबर इज़ इन, बाबर का मकबरा कहाँ पर है? बादशाह बाबर जो है उनका मकबरा कहाँ पे? उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया या पाकिस्तान? एंड द राइट आंसर इज़ अफ़गानिस्तान। तो शहंशाह बाबर जो हैं उनकी आखिरी आरामगाह जो है वो अफ़गानिस्तान में है। एक्चुअली ही वाज द फर्स्ट मुग़ल एम्परर, तो ये भी सवाल किया जाता है कि पहला मुग़ल एम्परर कौन थे? बादशाह बाबर, शहंशाह बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर। और लास्ट वाले कौन थे? वो भी आपको याद होना चाहिए, बहादुर शाह ज़फ़र, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट तो कम से कम याद रखें। ओके, नेक्स्ट वन, विच कंट्री हैज़ 3 कैपिटल्स? या क्वाइट इंटरेस्टिंग, एक कंट्री ऐसी है जिसके 3 कैपिटल्स हैं, और वो ये क्लेम करते हैं कि हमारे 3 कैपिटल्स जो हैं वो हमने 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंट वर्क्स के हिसाब से रखे हुए हैं, कि एक कैपिटल ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संभालता है, एक ये संभालता है, एक ये संभालता है। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग व्हेन आई केम टू नो दैट। चाइना, क्या चाइना के 3 कैपिटल्स हैं? क्या अफ़गानिस्तान के? क्या ज़ैम्बिया के? क्या साउथ अफ्रीका के? सो द राइट आंसर इज़ साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं, एक का नाम है केप टाउन, एक का नाम है प्रिटोरिया, और एक का नाम है ब्लोमफॉन्टेन। तो यहाँ पे मुझे अभी तस्वीर में ब्लोमफॉन्टेन तो ये नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये इधर प्रिटोरिया भी नज़र आ रहा है। केप टाउन थोड़ा सा साउथ की तरफ होता है, आई डोंट नो, ये इस पिक्चर में आया नहीं है। बहरहाल एक रह गया केप टाउन। तो ये 3 इस तरह से इसके शहर हैं साउथ अफ्रीका के, जो कि एज अ कैपिटल डेजिग्नेटेड हैं। नेक्स्ट वन, ज़ार और रैंड इज़ द करेंसी नेम ऑफ विच कंट्री? इन 4 कंट्रीज़ में से ज़ार और रैंड, ये कभी कभी ज़ार कहते हैं, कभी कभी रैंड कहते हैं उसको, तो कौन सी कंट्री है जिसकी करेंसी का ये नाम है? चाइना, अफ़गानिस्तान, ज़ैम्बिया, साउथ अफ्रीका? भाई ऑब्वियसली चाइना में तो आपको पता है जो है वो रबल चलता है, नहीं रबल तो रशिया में चलता है बिलीव। चाइना में क्या चलता है मैं भूल गया एकदम। अफ़गानिस्तान की करेंसी भी नहीं हो सकती ज़ार और रैंड। ज़ैम्बिया और साउथ अफ्रीका में आपको थोड़ा सा इशू होगा।
ठीक है, सॉरी चाइना में युआन चलता है, एकदम जहन में आ गया। रबल तो रशिया में चलता है। तो ज़ैम्बिया, साउथ अफ्रीका, मोस्टली इसी में से हो सकता है। एंड द राइट आंसर इज साउथ अफ्रीका। जी, साउथ अफ्रीका में जो करेंसी चलती है उसका नाम है रैंड, और उसको ज़ार भी कहते हैं। साउथ अफ्रीका से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं, और ये मैंने रैंड यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। हाँ, क्या लिखा हुआ है इसमें, 2 रैंड। 2 को इन्होंने अपनी ज़बान में भी लिखा हुआ है, 2 रैंड या 22 रैंड, आई डोंट नो, 2 रैंड। ओके, सो इट्स साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक। आगे चलते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस इज कॉल्ड। बताइए ऐसी कौन सी स्टडी है जिसके अंदर आप अपनी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस पढ़ रहे होते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी। इट्स नॉट हिस्ट्रो, आर एक्स्ट्रा आ गया, इट्स हिस्टोलॉजी। सो द राइट आंसर इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है मेडिकल साइंस की जिसमें आप अपनी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं और उनके फंक्शंस भी पढ़ रहे होते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओके, द नेक्स्ट वन इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स एंड देयर पार्ट्स इज कॉल्ड। ये कौन सी ब्रांच है जिसमें आप सिर्फ बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी लोकेशन, उनका स्ट्रक्चर और उनके पार्ट्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं सिर्फ, ठीक है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी या हिस्टोलॉजी। एंड द राइट आंसर इज एनाटॉमी, ठीक है। तो एनाटॉमी में आप सिर्फ बॉडी की लोकेशन पढ़ रहे होते हैं, लाइक कि जैसे आई बॉल है तो ये आई बॉल कहाँ पर है, स्कल में है, इस आई बॉल में कितने मसल्स हैं, राइट, इसकी लोकेशन क्या है, इसमें कौन कौन से जो है वो सेल्स या आप कह लेंगे टिश्यूज़ शामिल हैं। वैसे टिश्यू की स्टडी को, जो पर्टिकुलर डीप स्टडी होती है टिश्यू की, उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी में हम बेसिकली पोजीशंस देख रहे होते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसको अगर मैं कट करूँ अगर इसको, इस ऑर्गन को, तो उसमें से क्या अंदर से स्ट्रक्चर्स और निकलेंगे। दैट्स एनाटॉमी। वी डोंट डील अबाउट द फंक्शन तो आ जाएगा तो हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं फिर। ऑलराइट, द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, सवाल समझिएगा, ये इंटरनल ऑर्गन की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिवर, स्किन, स्टमक या हार्ट। तो आप सबसे पहले स्किन को एलिमिनेट करेंगे बिकॉज स्किन तो एक आउटर ऑर्गन है, ठीक है। ऑब्वियसली इट मे बी लिवर, इट मे बी स्टमक, इट मे बी हार्ट। सो द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन आपकी ह्यूमन का बॉडी का जो है वो लिवर। ओके, लिवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। It is also the largest gland of the body as well. आगे चलते हैं। लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सही है। तो इसका जवाब मेरे ख्याल से आप सबको ही आता है, मैं डायरेक्ट जवाब पर ही चले जाता हूँ। लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज स्किन। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। या कभी अगर आपसे सिर्फ यही पूछा जाए कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो तब भी आप स्किन पे ही लगाएंगे, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको बात समझा दी है, लेकिन अगर एग्जामिनर आपको सिर्फ ये कह दे कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो आपको सिंपली स्किन पे लगाना है, अनलेस एंटिल वो ये आइडेंटिफाई नहीं करवाए आपसे कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, तब आप लिवर पे लगाएंगे। ओके, मूव ऑन। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, आपकी बॉडी में सबसे लंबी लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? स्कल, शोल्डर बोन, फीमर, टिबिया। द राइट आंसर इज फीमर, ठीक है। फीमर जो है आपकी लेग बोन या लैप बोन होती है, ये जो रेड कलर की नज़र आ रही है, ये सबसे बड़ी और लंबी बोन्स हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन, हार्डेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हार्डेस्ट बोन जो है वो क्या है आपकी बॉडी की? स्कल, आपके सर का जो खोपड़ी है ये, टूथ के ऊपर जो ये बोन, इसका जो पार्ट है एनिमल वाला, वो फीमर या पैटिला। द राइट आंसर इज टूथ, एनामल, ठीक है। अब ये जो ऊपर का जो पार्ट है ना, ये वाला ये जिस कहते हैं ना झड़ गया थोड़ा सा, ये मेरे दांत का हिस्सा ऊपर का, ये एनिमल कहते हैं इसको। अब इसमें थोड़ा सा आप इख्तिलाफ समझ लें, आप गूगल करेंगे तो आपको शायद हार्डेस्ट बोन ये भी मिल जाए, क्या? फीमर, ठीक है। बट बड़े मोहतात अंदाज से बता रहा हूँ कि टूथ इज़ द राइट वन, ठीक है। अगर आपके ऑप्शंस में ये टूथ नहीं है और कोई और बोन है और फीमर भी है, तो फिर आप फीमर पे लगाएंगे, जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, सॉरी ये वाली फीमर। लेकिन अगर आपको ये दो ऑप्शंस एक साथ दे दिए हैं, फीमर भी और टूथ भी, तो आप फिर टूथ पे ही लगा दीजिएगा, ठीक हो गया।
आगे चल रहे हैं। हाउ मैनी मसल्स डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव, ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन की बॉडी में कितने मसल्स होते हैं? 600, 630, 650, 680। द राइट आंसर इज़ ऑलमोस्ट 650। तकरीबन 650 के करीब जो हैं वो हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं, ठीक हो गया। फिर उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ किताबें 600 लिखती हैं, लेकिन मैंने एक्यूरेट बता रहा हूँ आपको, इट्स 650। नेक्स्ट वन, द स्मॉलेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटा जो मसल होता है हमारी बॉडी का, वो उसका नाम क्या है? स्टेप्स, एल्बो मसल, गम्स या पैटिला मसल? द राइट आंसर इज स्टेप्स, ठीक है। ये जो एयर है, ठीक है, ये एक्सटर्नल एयर है, और उसके बाद फिर ये जब थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो फिर ये 3 छोटी छोटी बहुत बोन्स आती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। ये स्टेप्स सबसे छोटी बोन है, तो जब ये सबसे छोटी बोन है तो इसके ऊपर मसल ही सबसे छोटा ही लगा हुआ होगा, तो स्टेप्स का जो मसल होता है वो सबसे छोटा होता है, याद रखिएगा। ये एयर में होती है, हमारे एयर कैनाल अंदर की तरफ। नेक्स्ट वन, द लार्जेस्ट और बल्किएस्ट मसल इन दी ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। लार्जेस्ट और सबसे बल्किएस्ट मसल यानी सबसे हैवी मसल, या आप कह लेंगे हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मस्कुलर पोर्शन कौन सा है? ग्लूटस मैक्सिमस, कार्डिक मसल्स, पेक्टोरल मसल्स या पैटिला मसल्स? द राइट आंसर इज ग्लूटस मैक्सिमल, ठीक है, जिसको हिप मसल भी कहते हैं, ऑलराइट। क्योंकि ये हिप मसल जो है ऑब्वियसली ये बैठने में, मूवमेंट में, भागने में, दौड़ने में बहुत ज़्यादा काम है इस हिप बोन का, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया हुआ है ग्लूटस मैक्सिमस दे के, ठीक है, ताकि ये कवर्ड रहे, ये डैमेज ना हो ये बोन, क्योंकि अगर ये बोन डैमेज हो जाती है तो बहुत बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में इशू आ सकता है, ठीक हो गया। सो आप याद रखिएगा, हिप मसल, या इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ग्लूटस मैक्सिमस, दैट इज़ द मोस्ट बल्कियस्ट मसल, ऑलराइट। नेक्स्ट वन, टोटल बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, आपकी पूरी बॉडी में कितनी बोन्स हैं? 300, 280, 210 या 206? तो हमें याद होना चाहिए कि हमारी बॉडी में कितनी बोन्स हैं, राइट। सो वी हैव 206 बोन्स, ठीक हो गया। 206 बोन्स हैं हमारी बॉडी में, और ये थोड़ी सी बोन्स का रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट वन, टोटल वर्टिब्रे इन द ह्यूमन बॉडी, आपकी बॉडी में कितने वर्टिबल कॉलम्स हैं या वर्टिब्रे हैं? 24, 28, 33 या 35? द राइट आंसर इज 33 वर्टिबल कॉलम्स, ठीक है। रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे होते हैं ये कुछ 33 होते हैं, इनकी डिवीज़न है, फिर एक थोरेसिक, सर्विकल पार्ट अलग है, थोरेसिक पार्ट अलग है, फिर ये लंबर पोर्शन अलग है, और फिर ये कॉक्साई पोर्शन अलग है। सो all in all it's 33 vertebral columns a human body have. Next one, normal respiratory rate, sorry it's RATE rate of healthy human is, normal respiration का जो rate होता है, rate कहीं भी word आ जाए, RATE rate, ये मैंने थोड़ा गलत मिस हो गया, तो आप समझ जाएं कि टाइम की इन्वॉल्वमेंट है। तो पर मिनट के हिसाब से नॉर्मली अगर कोई बंदा सांस ले रहा है तो उसको हम नॉर्मल किसको कंसीडर करेंगे? क्या 16 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, या 20 से 25 ब्रीथ्स पर मिनट, या 25 से 30 ब्रीथ्स पर मिनट, या 30 से 33 ब्रीथ्स पर मिनट? इन सब में से हम किसको नॉर्मल मान रहे होंगे? एंड द राइट आंसर इज 16 to 20 ब्रीथ्स। अगर आप 1 मिनट में 16 से 20 सांसें ले रहे हैं, ब्रीथ इन कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे हैं, सो इट्स क्वाइट नॉर्मल। हाँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो ये नॉर्मल रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। डिफरेंट कंडीशंस में ये रेट बढ़ जाता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब आप एट द स्टेट ऑफ रेस्ट हैं तब आपका ये रेट ऑलमोस्ट इतना ही होता है, 16 से 20, 21, मैक्सिमम 22। ओके, नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट, सेरिब्रम, सेरिब्लम, और ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा या सेरिब्रल कॉर्टेक्स? तो इसमें ना कन्फ्यूजन होती है बहुत सारी, कुछ को सेरिब्रम, एक सेरिब्रम है, ड्रम से याद रखिएगा, और एक सेरिबेलम है। सो द राइट आंसर इज सेरिब्रम, ये ड्रम वाला जो ब्रम है ना, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है। सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, इसमें फिर बहुत सारी लोब्स आ जाती हैं, ठीक है, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब। सो सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट।
ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ये पीछे की तरफ है, ये जिसे आप उर्दू में कहते हैं हराम मगज़, ठीक है, ये पीछे की तरफ है। और चलें छोड़ें, ब्रेन पढ़ेंगे तो फिर बहुत टाइम निकल जाएगा, आगे चलते हैं। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट सेल, वैसे मैं क्वेश्चन यहाँ डालना चाह रहा था कि लार्जेस्ट सेल, ओके चलो इसको ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे भी आता है। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन ब्रेन, आरबीसीज, नर्व सेल, डब्ल्यूबीसीज या हेपेटोसाइट्स। अब ह्यूमन सेल के अंदर जिसने ब्रेन पढ़ा होगा उसके लिए तो बहुत आसान है, वो नर्व सेल ही बोलेगा, ठीक है। कि ब्रेन में हमारे जो है वो ऑब्वियसली ब्लड भी जा रहा है, आरबीसीज भी हैं, कुछ डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं, लेकिन ब्रेन में जो है वो नर्व सेल जो है वो लार्जेस्ट सेल होता है। नेक्स्ट वन, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़। आर्टरी वो होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेके आ रही होती है और पूरी बॉडी में दे रही होती है। या दूसरी डेफिनेशन ये है कि डेट कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, सही है। तो ये जो खून की रग है, लार्जेस्ट वाली का नाम क्या है? पुल्मोनरी आर्टरी, जगलर आर्टरी, एओर्टा या पोर्टल आर्टरी? द राइट आंसर इज एओर्टा, ठीक है। ये सबसे बड़ी और इसका डायमीटर भी बहुत बड़ा, इसका यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा, और आप देख सकते हैं कि ये कितनी, असल में ये जो है ना हार्ट के लास्ट पार्ट से कनेक्ट है, जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ना, जब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल पुश कर रहा होता है हार्ट को, हार्ट में सारा ब्लड, तो सबसे ज़्यादा जो है वो ब्लड इसमें आता है और फिर इससे डिवाइड होता है डिफरेंट जगहों पे। तो एओर्टा में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एंड इट्स ऑल्सो द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट वन इज़ द लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट वेन कौन सी होगी? पुल्मोनरी वेन, सीलियक वेन, इंफीरियर वेना कैवा या पोर्टल वेन? वेन का कॉन्सेप्ट पता है ना आपको, ये बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है एक्सेप्ट एक वेन के, या इसकी सही डेफिनेशन ये होगी कि जो ब्लड लेकर आए टूवर्ड्स दी हार्ट, उसको हम वेन कहते हैं। सो द लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। इंफीरियर वेना कैवा जो नीचे के पोर्शन से ब्लड लेके आ रही है, हार्ट में दे रही है। और सुपीरियर वेना कैवा, ये सुपीरियर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, सुपीरियर वेना कैवा ये ऊपर के पोर्शन से, यानी नेक पोर्शन, हेड पोर्शन, ब्रेन, वहाँ से हार्ट लेके आ रही होती है और ब्लड में दे रही होती है, ठीक है। तो इंफीरियर वेना कैवा जो है वो लार्जेस्ट वेन है, याद रखिएगा, इंफीरियर वेना कैवा लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। आगे चल रहे हैं, पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये ब्लड का पीएच कितना होता है? 6.5 टू 7, 7.3 टू 7.4, 7.4 टू 7.9 या 8। तो आपको पता है ना, पीएच का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की एसिडिटी या बेसिसिटी या न्यूट्रलिटी बता रहा होता है। ये 1 से लेके 14 तक का स्केल है। सो द राइट आंसर इज़ 7.3 टू 7.4, ठीक है। अब आप देखेंगे पीएच का स्केल है ये, ठीक है। जितनी ज़्यादा चीज़ जो है वो 7 के ऊपर न्यूट्रल है, यानी अगर कोई चीज़ जो है वो 7 की रेंज में आ रही है तो वो न्यूट्रल की तरफ जाएगा। 7 से ऊपर अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो बेसिसिटी की तरफ जाएगा, यानी हम उसको बोलेंगे ये बेसिक ज़्यादा है। और 7 से अगर नीचे कोई चीज़ आ रही होगी तो वो एसिडिटी की तरफ जाएगा, हम बोलेंगे कि इसके अंदर तेज़ाबियत वाले एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। तो आपका और मेरा जो ब्लड है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक, क्योंकि 7 से 0.3 टू 0.4 की तरफ मूव कर रहा होता है, यानी ऊपर की तरफ, ठीक है। और नीचे आप देखें मिल्क जो है वो मिल्क 6.3 टू 6.6, तो यानी मिल्क जो है वो थोड़ा सा एसिडिक है, एसिड की तरफ मूव कर रहा है। ब्लैक कॉफ़ी का pH 5 है, ये ज़्यादा एसिडिक है। ग्रेप फ्रूट हो गया या जूस हो गया या सोडा हो गया, इनका एसिड जो है वो 2.5 टू 3.5 pH है, ये ज़्यादा एसिडिक होगा। और आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टमक का एसिड जो है वो भी आपके स्टमक का जो एनवायरनमेंट है वो भी एसिडिक होता है, बिकॉज उसके अंदर HCl होता है, ठीक है। तो स्टमक का pH जो है वो भी एसिडिक होता है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। द ऑर्गन सिस्टम दैट डील्स विद द हार्मोन्स इन द बॉडी, सही है, इज़ आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो कि हार्मोन्स से डील कर रहा होता है, हार्मोन्स रिलीज़ करवा रहा होता है। हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं इसको भी डिस्कस नहीं करूँगा वरना बहुत टाइम लग जाएगा। तो हार्मोन से रिलेटेड जो सिस्टम है, क्या वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, क्या वो इम्यून सिस्टम है, क्या वो एंडोक्राइन सिस्टम है, क्या वो सर्कुलेटरी सिस्टम है? एंड द राइट आंसर इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है आपकी बॉडी के ग्लैंड्स जो होते हैं जितने भी, वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये उनको डील कर रहा होता है।
So the system that deals with the production and release of hormone is known as endocrine system. आगे okay, most of the water in the elementary canal, elementary space ख़त्म होगा, elementary canal is absorbed through एलिमेंट्री कैनाल जो है, जो खाने की नाली है, उसमें ये जो इसमें जारी, इसमें सबसे ज़्यादा, ये पूरी बहुत बड़ी एलिमेंट्री कैनाल है, सही है, इसके अंदर स्टमक भी आ जाता है, फिर इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन आगे, फिर और ये एलिमेंट्री कैनाल आगे जा रही है तो लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे ज़्यादा वाटर जो वो किस पोर्शन में एब्जॉर्ब होता है इस एलिमेंट्री कैनाल के, ठीक है, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, या किडनीज़ में? एंड द राइट आंसर इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। बेसिकली जिसने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी हुई होगी वो बोलेगा किडनीज़ कहाँ आ गया एलिमेंट्री कैनाल में, किडनीज़ तो अलग सी 2 फिल्टरिंग यूनिट है। तो एलिमेंट्री कैनाल तो डाइजेस्टिव सिस्टम को डील कर रही होती है, किडनी जो है वो यूरिनरी सिस्टम बनाता है, सो वो फॉलन इसको काट देगा। ऑलराइट, तो जिस बंदे ने साइंस पढ़ी होगी वो थोड़ा सा खुद ही चीज़ें समझ लेता है। तो जनाब जी, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वो पोर्शन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। सवाल हमारा यही था ना कि मोस्ट ऑफ द वाटर, सबसे ज़्यादा वाटर जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के किस पोर्शन में एब्जॉर्ब होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ओके। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस known as villi आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं? क्या वो स्टमक में है, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या लार्ज इंटेस्टाइन में, या किडनीज़ में? आपको याद रखना है ये नाम विला है, ये सवाल पूछ लिया जाता है जनरल साइंस में, ठीक है ना, 8 क्लास की 6 क्लास की साइंस है, ये कुछ भी नहीं है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं जिनको विलाए कहते हैं, ये कहाँ पर होती हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में? तो ये 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है फूड की, सही है, और वो क्यों होती है? क्योंकि छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं ये निकले हुए हैं यहाँ पे, जिनको हम विलाए कह रहे होते हैं, और इन विलाए के अंदर भी छोटे छोटे और होते हैं, इनको हम माइक्रो विलाए कह रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना एब्जॉर्ब करने में मदद देती हैं। बस इतना रखें, मैं और आगे डीप में जाऊँगा तो फिर कहीं आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हैव अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज विलाई, और ये एब्जॉर्प्शन में फूड की मदद देते हैं। नेक्स्ट वन, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? इन चारों में से कौन सा ऐसा हिस्सा है या ऐसा ऑर्गन है जो कि खाने को रोक देता है सांस की नाली में जाने से? एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, लैरिंक्स या फेरिंक्स? अब आपने अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा हो तो आपको उसका अंदाज़ा हुआ होगा, और बहुत सारे लोग इसका सही जवाब दे देंगे बिल्कुल। यस, दैट्स एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये एपिग्लॉटिस है, एक अल्लाह ताला ने कवरिंग दी हुई है, एक लिड दी हुई है कि जब हम सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, तो ये सांस की नाली से हट जाती है और सांस आराम से अंदर चली जाती है। लेकिन जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाने की नाली जो ईसोफेगस है बिल्कुल इसके पास ही है, तो जब वो खाना यहाँ से हम निगलते हैं तो बहुत सारे चांसेस हो सकता है कि वो खाना इसके अंदर चला जाए, लेकिन ये ईसोफेगस जो है वो उसको कवर कर लेती है यहाँ से, ठीक है। तो ये खाना खाने की नाली में ही जाता है, ठीक है। और जब जब भी कहते हैं नेवाला निगलते टाइम या मुंह में जब आप खाना खा रहे हैं, चबा रहे हैं, तो आप बात नहीं करें। अगर आप बात करेंगे तो ये एपिग्लॉटिस अपनी जगह से हटेगी, ठीक है, क्योंकि वो समझेगी कि एयर भी शायद साथ में आ रही है, तो ये हटेगी, तो फिर बहुत चांसेस हैं कि वो निवाला आपकी सांस की नाली में चला जाए, तो फिर फंदा लग सकता है। सो यही था कि विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? तो एपिग्लॉटिस जो है वो खाने को प्रिवेंट करती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से। आगे चलते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स? इट्स ग्लैंड्स, ओके। ग्लैंड्स आर देयर इन माउथ। हमारे मुंह के अंदर, हमारे माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं उसके कितने पेयर्स हैं? स्लाइवा कहते हैं थूक को, तो ये थूक प्रोड्यूस करने वाला या स्लाइवा प्रोड्यूस करने वाले कितने ग्लैंड्स हैं? इनको हम पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं वैसे। तो कितने पेयर्स हैं इसके? 6, 4, 3 या 2? द राइट आंसर इज 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। ये आ गया पैरोटिड डक, सही हो गया। और ये एक ग्लैंड यहाँ पर है, सबलिंगुअल मतलब ज़बान के नीचे एक ग्लैंड थोड़ा सा इस तरफ है, मैंडिबल की तरफ, जबड़े की तरफ, और एक आपके चिक्स की तरफ है पैरोटिड ग्लैंड। तो ये 3 पेयर्स होते हैं यानी कि पैरोटिड ग्लैंड के, ठीक है।
जो कि स्लाइवरी प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं। आगे, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इनमें से कौन सा जो है हिस्सा जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है? सही है, रेक्टम, कोलोन, फंडस या सीकम। द राइट आंसर इज फंडस। फंडस जो है वो स्टमक का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का तो कभी हुआ ही नहीं भाई ज़िंदगी में, ये कैसे फंडस? ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा ऐसे ही कह रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह साइंस, तो हमें पता है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन मेरे सामने आ गया तो मुझे बहुत हंसी आएगी। खैर, तो फंडस इज़ द पार्ट ऑफ अ स्टमक। ठीक है, बाकी ये जो रेक्टम, कोलोन और सीकम, ये तीनों लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। दिस वन इज़ नॉट द पार्ट। सो आपसे सवाल ये पूछा गया था कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा नहीं है इनमें से? दैट इज़ फंडस। ये स्टमक है, ये फंडस बॉडी, ठीक है, ये इसके दो मेन पार्ट्स हैं और फिर ये पायरोलस ये थर्ड पार्ट है। आगे चलते हैं। विच ऑफ देम इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द नॉर्मल यूरिन कंपोजिशन? एक नॉर्मल यूरिन के अंदर अगर इनमें से कोई चीज़ आएगी तो वो बड़ी डिटेक्टेबल बात है कि ये चीज़ तो गलत हो रही है। यानी नॉर्मल यूरिन की कंपोजिशन में इन चारों में से क्या चीज़ नहीं आनी चाहिए जो कि नॉर्मल यूरिन का पार्ट नहीं है उसकी कंपोजिशन का? कैरेटिनिन, यूरिया, शुगर या यूरिक एसिड? द राइट आंसर इज शुगर। ठीक है, आपके यूरिन में नॉर्मली शुगर जो है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर नॉर्मल यूरिन। सही हो गया। और ये इसमें यूरिक एसिड होता है, इसमें बाइकार्बोनेट्स होते हैं टिपिकली यूरिन में, सोडियम आयंस होते हैं, क्लोराइड आयंस होते हैं, कुछ यूरिया होता है, इसमें पोटेशियम आयंस भी कुछ थोड़े बहुत होते हैं, कैरेटिनिन होता है। सो एवरेजली एक दिन के अंदर, ये आज ही मैंने मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाई है पूरा ना इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और यूरिन फॉर्मेशन आज ही, तो तकरीबन 1.4 टू 1.5 लीटर्स जो है वो एक दिन में यूरिन की प्योरीफिकेशन होती है। मतलब यूरिन जो है वो बॉडी से एक्सपेल आउट होता है, ब्लड की प्योरीफिकेशन होती है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ देम इज़ प्रोड्यूस बाय पेनक्रियास? इन चारों में से पेनक्रियास की प्रोडक्ट कौन सी है? पेनक्रियास कहते हैं बेटा लबलबा को। ठीक है, तो इसमें से आप बताइए मुझे कि कौन सी जो है वो पेनक्रियास की प्रोडक्ट है? कैरेटिनिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन या एस्ट्रोजन? द राइट आंसर इज इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन आपका पेनक्रियाज निकालता है, आपका, मेरा, हम सबका। और पेनक्रियाज में कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बीटा सेल्स। ठीक है, वो निकाल रहे होते हैं। आगे चलते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन नॉर्मल ह्यूमन सेल? एक नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 28, 24, 23 या 21? द राइट आंसर इज 23। यस, ठीक है, इसमें से 22 ऑटोजोमल हैं, यानी सब में कॉमन होंगे। एक जो है वो सेक्स पेयर्स का होता है, यानी उससे पता लगता है कि ये जो है वो जेंडर फॉर्मेशन, यानी कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। तो इस तरह से 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। नेक्स्ट वन, परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा में इन ह्यूमन ब्लड? ह्यूमन ब्लड के अंदर प्लाज्मा की परसेंटेज क्या है? देखिए, ब्लड जो है ना उसमें दो मेन पार्ट होते हैं। एक सेलुलर पोर्शन होता है जिसमें सेल्स होते हैं, जिसमें WBCs, प्लेटिलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स, और एक लिक्विड पोर्शन होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। उस प्लाज्मा में फिर कुछ दूसरी चीज़ें होती हैं, एल्बुमिन, प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स और 10 चीज़ें। तो उसकी परसेंटेज कितनी है, यानी लिक्विड पोर्शन की परसेंटेज कितनी है ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में? 50%, 55%, 58% या 60%? द राइट आंसर इज़ 55%। ठीक है, तो ये जो असल में ब्लड को आप किसी टेस्ट ट्यूब में डालें और सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर डालें ताकि वो बहुत ज़ोर से घूमे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो हैवी पोर्शन होता है वो नीचे आ जाता है और जो लिक्विड पोर्शन है ऊपर आ जाता है। उससे हमें पता लगता है कि 55% ये इसका प्लाज्मा है और ये नीचे जो है इसका ये सारे सेल्स हैं। इस रेशो को 55% और 45% का जो रेशो है इसको हेमेटोक्रिट रेशो कहते हैं। खैर आगे की बात है, अब इतना याद रख लेंगे प्लाज्मा का पोर्शन 55% होता है ब्लड में। आगे चलते हैं। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ विच टिश्यू? ओके, अब सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, टिश्यू, ये टिश्यू क्या है? ब्लड तो एक फ्लूइड लाइक होता है। नहीं भाई, ब्लड एक ख़ास किस्म के टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, ओके, छोड़ो, अब मैं उसमें डीप नहीं जाऊंगा, बस आप सिर्फ रट्टा लगाएं इसका कि ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ विच टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू, सेलुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या कार्डियक टिश्यू? द राइट आंसर इज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड जो है वो प्योरली पानी नहीं है, अभी हमने देखा था उसमें बहुत सारे सेल्स भी शामिल होते हैं, तो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ कहलाया जाता है कि ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आगे चल रहे हैं।
ब्लड सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ आर, वो कौन से ख़ास किस्म के हमारे ब्लड सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं? प्लाज्मा सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, या बोथ ए एंड बी, यानी प्लाज्मा एंड बी लिम्फोसाइट्स? द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, यानी प्लाज्मा सेल्स भी और आपके बी लिम्फोसाइट्स भी, दोनों आपके एंटीबॉडीज़ बना रहे होते हैं। और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? ये ख़ास किस्म की आर्मी प्रोड्यूस कर रही होती है हमारी बॉडी किसी ख़ास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म को मारने के लिए। ठीक है, कभी कभी हम बाहर से भी एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन लगवा लेते हैं जिसको हम वैक्सीन कहते हैं, जो आपने और मैंने सब ने लगाई होगी कोविड की यकीनन। हाँ, चलें जी आगे चल रहे हैं। बाइल इज सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन? बाइल एक ख़ास किस्म की सीक्रेशन है जो कि हमारे कौन से ऑर्गन से निकल रही है? लिवर, पैनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, या बोथ ए एंड बी? द राइट आंसर इज लिवर। आपका लिवर जो है ख़ास किस्म की सीक्रेशन जो है वो भेजता है जिसको हम बाइल कहते हैं। और ये बाइल स्टोर होती है ख़ास किस्म के आप कह लें कि स्टोर में, जैसे हम कहते हैं गाल ब्लैडर, और गाल ब्लैडर से फिर ये जाती है स्टमक में, और ये बाइल जो है बहुत सारी चीज़ों की डाइजेशन में काम देती है। तो ये लिवर की सीक्रेशन है बाइल, दैट स्टोर्स इनटू गाल ब्लैडर एंड फाइनली गोज इनटू स्टमक फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ मैनी न्यूट्रिएंट्स। आगे चल रहे हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज, अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्या बीमारी हो सकती है? बेरी, स्कर्वे, रैकेट्स, या नाइट ब्लाइंडनेस? द राइट आंसर इज स्कर्वे। ठीक है, स्कर्वे एक्चुअली गम्स की एक डिज़ीज़ है, लेकिन इसकी प्रोजेक्शन और भी दिखती है हमें बॉडी में कि आप देखें कि ब्रूजेज़ आना शुरू हो जाएंगे। ब्रूजेज़ मतलब लाल लाल से बहुत सारे निशान आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। वीकनेस आपको फील होगी, आपके गम्स में से खून आने लग जाएगा, आपके दांत बड़े कमज़ोर होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर ये कंडीशंस आपकी बॉडी में आ रही हैं तो इट मीन्स यू आर विटामिन सी डेफिशिएंट। आगे चल रहे हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इज़ द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? एस्कॉर्बिक एसिड इन चारों विटामिन में से किसका केमिकल नेम है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या विटामिन के? द राइट आंसर इज विटामिन सी अगेन। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, मूव ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स कम्बिनेशन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल? अब आप बताइए कि ह्यूमन मेल के अंदर इन सारे कम्बिनेशन में से कौन सा कम्बिनेशन होगा क्रोमोसोम का? YX, XX, XY, या XYX? ह्यूमन मेल। ओके, द राइट आंसर इज XY। ठीक है, तो फीमेल जो होती है उसमें जो ये जो क्रोमोसोम्स का कम्बिनेशन होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, उसमें वो XX होता है, और मेल में होता है X and Y। ठीक है, इस पर मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ अभी, लेकिन बट टाइम बहुत हो रहा है, सो आई जस्ट मूव ऑन। लाइफ स्पैन ऑफ RBCs इज़, यानी रेड ब्लड सेल्स की ज़िंदगी कितने दिन की होती है? 30 दिन की, 60 दिन की, 90 दिन की, या 120 दिन की? तो एवरेजली एक रेड ब्लड सेल जो है वो 120 दिन तक ज़िंदा रहता है, उसके बाद वो जाके एक ख़ास किस्म का ऑर्गन होता है उसमें जाके वो टूट जाता है, क्रश हो जाता है, उसमें से हेमोग्लोबिन निकलता है, और फिर वो आगे मामला आते हैं उसके। और सो 128 डेज़ जो इसका लाइफ स्पैन है। ग्रेवयार्ड और ऑफ RBCs, अब उन 120 दिन के बाद वो कौन सा ख़ास ऑर्गन है जिसमें जो है वो RBCs जाके क्रश होता है और उसकी कब्र बनती है एक तरह से? उसको नाम ये दे दिया गया है ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs, क्योंकि उस ऑर्गन का काम ही यही है कि 120 दिन बाद RBCs धड़ाधड़ जो है वो आ रहे होते हैं, ये इनको क्रश कर रहा होता है। पैनक्रियाज, स्प्लीन, लिवर, या हार्ट? द राइट आंसर इज स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन हमेशा याद रखिएगा आप, ये RBCs को क्रश कर रहा होता है। आम ज़बान में इसको बोलते हैं तिल्ली। ठीक है, ये तिल्ली है भाई। ठीक है, पता नहीं आप लोग यहाँ बोलते नहीं बोलते, हमारे यहाँ बोलते हैं, और ये बिकती भी है किसी उसकी गाय वगैरह की तिल्ली, लोग खाते भी हैं। सो एक्चुअली इट इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs। द नेक्स्ट वन, लार्जेस्ट सेल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्ज सेल कौन सा है? नर्व सेल, कार्डिक सेल, स्किन सेल, या नेफ्रॉन? एंड द राइट आंसर इज नर्व सेल। ये एक बहुत बड़ा सा सेल है भाई, नर्व सेल, ये आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन?
कौन सा ऐसा विटामिन है उसकी कमी की वजह से आपकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, या आपकी बॉडी में अगर बाहर कोई कट लग जाए तो फिर वो बहता ही रहेगा, बहता रहेगा, बहुत देर बाद जाके वो रुकेगा। विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। एंड द राइट आंसर इज विटामिन के। अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कहाँ से मिलेगा विटामिन के? सारी ग्रीन जितने भी फल हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह सब इनमें, जिसमें आपको स्पेनिच भी दिख रही है, ये फूल गोभी, ये कॉलीफ्लावर, और ये बंद गोभी, और ये कैबेज वगैरह सब। नट्स में भी होती है, कुछ सीरियल्स में भी होता है विटामिन के। सो दैट्स इट। ये कुछ 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। जीके अभी बहुत है, मैं और भी इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब रखें और अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड करें, वीडियोस देखें, अपनी नॉलेज इंप्रूव करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।